अब देख रहे हैं आपका बाजार मार्केट्स पे अगर नजर डाले तो बाजार मोर और लेस एक रेंज के अंदर है। अब जो रेंज है वो अपर साइड की तरफ जाते हुए, यानी सेंसेक्स और निफ्टी अब डे हाई की तरफ धीरे धीरे करके जा रहे हैं। निफ्टी 8192 आ चुका है, 82 के मतलब 8200 के ऊपर एक बार निफ्टी गया था सुबह के सत्र में, तो हो सकता है दोबारा अब उन लेवल्स के आसपास रिज्यूम होता हुआ दिखाई पड़े। एक शेयर पर आप नजर डालिए, वो है स्नाइडर इलेक्ट्रिक। ये शेयर ये कंपनी ऑटोमेशन से जुड़ी हुई है और ऑटोमेशन की देश की बड़ी कंपनियों में से इसका एक नाम शुमार है। आज सुबह जैसे खबर भी आ रही है कि इन्फोसिस के जो सीईओ हैं उन्होंने ये लेटर लिखा है विशाल सिक्का ने इन्फोसिस के कर्मचारियों की ऑटोमेशन के ऊपर स्विच करना सबसे बढ़िया रणनीति होगी, और अगर उस पर स्विच नहीं करते हैं तो ऑब्सलीट हो जाएगा पूरा स्पेस जो है आईटी स्पेस। तो ज़्यादातर कंपनियों को इन्फोसिस समेत या बाकी कंपनियों को भी उन्होंने ये बात साफ की है कि ऑटोमेशन जैसी जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर आप शिफ्ट करें। इन्फोसिस पे इसकी वजह से प्रेशर है क्योंकि वो ऑटोमेशन कारोबार में शिफ्ट करने के ऊपर अभी सोच रही है, लेकिन जो कंपनी ऑटोमेशन में ऑलरेडी हैं उनके अंदर एक बाइंग है। जैसे कि अगर आप देखिए सीमेंस को या फिर आप देखिए स्नाइडर को, दिन के ऊपरी स्तरों पर स्नाइडर कामकाज कर रहा है, एक अच्छी तेज़ी वहाँ पे देखी जा रही है। ये रादर वो कंपनी है जो कि ऑटोमेशन के अंदर ऑलरेडी कामकाज करती है और एक दिग्गज कंपनी के तौर पर इसको देखा जाता है। तो दिन के ऊपरी स्तरों पर स्नाइडर कामकाज करते हुए, चलिए अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब संदीप हैं जो कि कोलकाता से मौजूद हैं। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार संदीप जी, क्या सवाल आपका पूछिए। सेम टू यू संदीप जी, आपको और आपके परिवार को भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूछिए अपना सवाल। धानी शुगर मेरा 1500 कॉइन थी, 45 में लिया जी। ये सेल करना ना होल्ड में रखना। ओके, टेक्निकल में जानते हैं। अभी आप कुछ देर पहले संदीप को सुन भी रहे थे, उन्होंने शुगर का पूरा लेखा जोखा बताया कि क्या सिचुएशन है इस सेक्टर की और क्यों इनमें तेज़ी आ रही है। लेकिन राजेश, शुगर स्पेस में आपने 3 विकल्प तो बताए, पर्टिकुलरली धरानी शुगर पे क्या करें? 37-38 के स्तरों पर आ चुका है, 46 पे खरीदारी है, रफली 10 रुपये पर शेयर घाटा है, क्या करें? देखिए नंबर्स ऐसे नहीं है कि इसको सपोर्ट किया सकें। मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार कोई भी उछाला निकल जाए बेहतर होगा। दूसरे स्टॉक में इसी स्पेस में बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, जैसे 3 तो हमने गिनाए हैं, वहाँ बने रह सकते हैं। रियलाइजेशन अच्छे आ रहे हैं। पिछले साल अगर आप देखें तो 26-27 रुपये के रियलाइजेशन थे, जो इस साल 37 रुपये के आसपास के रियलाइजेशन आए हैं प्राइस अभी कंपनियों के। तो आने वाले दिनों में नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है, बट धरानी से निकल जाए तो बेहतर होगा। एब्सोल्युटली। तो संदीप जी आपको ये ध्यान में रखना होगा कि भले ही शुगर सेक्टर के लिए काफ़ी बड़े पॉजिटिव्स हैं, लेकिन आपको पिक एंड चूज करना होगा कौन से ऐसे कंपनीज हैं जो कि बेहतर रिटर्न्स आपको दिला सकती हैं। कुछ विकल्प भी यहाँ पर राजेश ने आपको बताए थे, वहां पर स्विच कीजिए और वहां पर आपको घाटे के बजाय मुनाफा जरूर होगा। अगले सवाल के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मानस जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार मानस, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरे पास हुजास एनर्जी 1000 शेयर्स है, 24 रुपीज 50 पैसे से। ओके, और आप कब तक रुक सकते हैं अभी यहाँ? मैं ये होल्ड कर सकता हूँ राइट नाउ। इस अभी तो वो 48 समथिंग में ट्रेड हो रहा है, तो आपको काफी यहाँ पर तो मुनाफा हो रहा है अभी। हाँ तो ठीक है, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं निकल जाऊँ कि उसको होल्ड करूँ कुछ और। चलिए ठीक है, ऑलराइट, आपको राय दिलवा देते हैं। इस प्लेट पे यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इनको काफी अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर हो रहा है। इम्तियाज 24 रुपए के आसपास उन्होंने खरीदारी की हुई है। उजास एनर्जी का शेयर फिलहाल 50 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और आज के सेशन में आप देखिए 8.5% तक का अपसाइड रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अब ये जानना चाहते हैं क्या ये सही समय है प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाने का, या फिर कुछ और रुक सकते हैं? वेरी मच कंग्रेचुलेशन फॉर द कॉलर के लिए जो इन्होंने इतने अच्छी लंबी अवधि में पोजीशंस प्रॉफिट बनाए। देखिए उज्जैस का जो सपोर्ट है यहाँ पे 42 रुपीज़ का है, तो मैं कहूँगा इनको कि ट्रेल करिए अपने स्टॉप लॉस को 42 रुपीज़ पे, और 42 रुपीज़ जब तक यहाँ पे मेंटेन रहता है मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए पोजीशंस। लंबी अवधि में मेरे ख्याल से जो पोजीशंस यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जो हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में 65-70 के आसपास के रेंज हमें देखने मिले। सो एज ऑफ नाउ 42 के स्टॉप लॉस होल्ड करें। अगर 42 ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे इनको प्रॉफिट ले लेना चाहिए, एल्स कंटिन्यू करिए होल्ड करना पोजीशंस 65-70 के अपर साइड के लिए रेंज के लिए देख सकते हैं जी। तो आपको अच्छा मुनाफा है, अपनी पोजीशन में आप बने रहें, अपने स्टॉप लॉस को फर्दर ट्रेल करते रहें ताकि जैसे जैसे पोजीशन ऊपर जाती है आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर की तरफ चलता हुआ जाए। लेकिन हाँ, आप बहुत कॉशियसली अपनी पोजीशन को देखिएगा क्योंकि जो भी मुनाफा आपने अब तक कमाया है उसे ज़रूर बचाए घर लेके जाइएगा। तो ये सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। अब बातचीत करते हैं आलोक से, क्योंकि एक और अहम बैठक आज शुरू हो रही है, जीएसटी काउंसिल की बैठक है और ख़ास तौर से डुअल कंट्रोल एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर चर्चा हो सकती है। आलोक मौजूद भी हमारे साथ। आलोक बताइए किस तरह की अपडेट है वहाँ से?
देखिए, जीएसटी काउंसिल की जो बैठक है 12 बजे से शुरू होने वाली है और इस बैठक में जो मुद्दे हैं वो लंबित मुद्दे हैं, जो है जैसे ड्यूल कंट्रोल का इशू है। इसके अलावा जो राज्य डिमोनेटाइजेशन के बाद जो उनके रेवेन्यू लॉसेज हुए हैं उसको लेकर अलग से कंपनसेशन चाह रहे हैं। तो ये 2 मुद्दे तो हैं ही हैं। साथ ही साथ जो ड्राफ्ट पर चर्चा हो रही है और ड्राफ्ट का फाइनलाइजेशन हो रहा है, तो जो बचे हुए ड्राफ्ट्स हैं जैसे कि कंपनसेशन बिल है और इसके अलावा आईजीएसटी है, उस पर भी आज चर्चा होगी और इन तमाम इशू को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आज की बैठक में एक खास मुद्दा वो है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक अलग से जो डिमांड रखी है और उनको अपना कंसर्न है वो है एक्सपोर्ट क्रेडिट को लेकर। कॉमर्स मिनिस्ट्री इस बात को लेकर चिंता जता रही है कि जीएसटी रिजीम आने से जो एक्सपोर्ट है उस पर असर पड़ेगा, एक्सपोर्ट घट जाएगा, क्योंकि अभी तक के नियम के मुताबिक कई सारे जो एक्सपोर्टर्स थे जो किसी चीज़ का इंपोर्ट करते हैं उनको ड्यूटी की रिलीफ मिलती है। जो 2 स्कीम है, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑन कैपिटल गुड्स और एडवांस ऑथराइजेशन के तहत उनको जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है उसमें 100% छूट मिलती है, जिस सामान को लोग बाद में फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो जीएसटी में एग्जम्पशन का कोई प्रोविज़न नहीं है और उसमें जीएसटी में यही होता है कि आपको टैक्स देना पड़ता है, बाद में उसको आपका रिम्बर्समेंट होता है या क्रेडिट होता है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में तमाम एक्सपोर्टर्स, जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं एसएमई सेक्टर के और तमाम, तो इसको लेकर कॉमर्स मिनिस्ट्री चिंता यही जता रहा है कि ऐसे में हो सकता है कि लोगों के वर्किंग कैपिटल पर असर हो, क्योंकि एक बार आप टैक्स पे कर देंगे तो उसको टैक्स को आपको क्रेडिट लेने में काफ़ी वक्त लग जाएगा और ये वक्त करीब 1 साल तक का हो सकता है। तो ऐसे में कॉमर्स मिनिस्ट्री को लगता है कि तमाम जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके वर्किंग कैपिटल पर काफ़ी असर पड़ सकता है। तो इस मुद्दे पर आज कॉमर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन भी इस आज की बैठक में, जीएसटी की बैठक में शिरकत करेंगी और जो अपनी कंसर्न्स है उसको रखेंगी। हालांकि जीएसटी में एग्जम्पशन का कोई भी प्रोविजन नहीं है, तो देखा यह जाना चाहिए कि आखिरकार इस जीएसटी रिजीम में क्या एक्सपोर्टर्स के लिए प्रोविजन, क्या राहत दिए जाने की कोशिश की जा रही है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आपसे आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे इस काउंसिल के आउटकम को लेकर भी, किस तरह के आउटकम वहाँ से आते हैं। लेकिन पूरे लॉजिस्टिक आज इसलिए बज़ कर रहा है क्योंकि हो सकता है कुछ भी पॉजिटिव साइड पर अगर रिफ्लेक्शन होता है इस पूरी आउटकम का तो इम्पैक्ट इस पूरे स्पेस पर होगा। इसलिए ऑल कार्गो, एजेस, गति, स्नोमैन सब में एक जोरदार तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। बातचीत करते हैं रजनीश ठाकुर से, गुरदासपुर से मौजूद है हमारे साथ। ठाकुर साहब नमस्कार। ठाकुर साहब सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन जी ठाकुर साहब आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ रजनीश जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार रजनीश जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मेरे पास राहत स्पिनिंग के 100 शेयर है जी, 123 के भाव से। क्या करना चाहिए सर इसको? चलिए, आपको राय दिलवाते हैं। कितना नजरिया रखते हैं आप इसमें रजनीश जी? सर अराउंड 3 महीने से। 3 महीने का। चलिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं, लेकिन इससे पहले एक अपडेट आपको देते हैं कि निफ्टी ने 8200 का स्तर जो है वो पार कर लिया है। बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर अब आ चुका है 8202। ये निफ्टी ने अभी अभी हाई बनाया है, यानी कि लोअर लेवल से निफ्टी में करीब 52 अंकों की रिकवरी, रादर अब 55 अंकों की रिकवरी आ चुकी है और दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी को ले आई है। और शार्प रिकवरी जो आई है वो ये बैंकिंग स्पेस में। आप बैंक निफ्टी देखिए, जिस तरह से निफ्टी के अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्लियर कट ये रिफ्लेक्शन जो है बैंक निफ्टी के अंदर भी है। आईटी में इतना सपोर्ट नहीं है मार्केट्स के अंदर, आईटी आज टूटा हुआ है, लेकिन निफ्टी बैंक जो है पूरी तरह सपोर्ट करते हुए करीब 3/4% का उछाल है और दिन के ऊपरी स्तरों पर पहुंच चुका है। निफ्टी बैंक भी करीब 128 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। निफ्टी 8200 के पार और दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए एक अच्छी तेजी जिन सेक्टर्स या शेयर्स में देखने को मिल रही है उसमें लीड कर रहा है पावर ग्रिड, करीब यहाँ पे 2.5% का उछाल है। BHEL भी सपोर्ट कर रहा है 2.5% ऊपर। अदर PSU स्पेस में अगर आप देखेंगे तो तमाम OMCs में बाइंग है। उसके अलावा पावर ग्रिड और BHEL भी सपोर्ट करते हुए, BPCL करीब 2% ऊपर कामकाज करते हुए, तो पूरे OMCs के साथ साथ ये भी सपोर्ट कर रहा है। बैंकिंग से यस बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक और SBI, ये 5 ऐसे नाम हैं जो कि मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं और यहीं से शायद तेजी मार्केट में आते हुए दिखाई पड़ रही है। उसके अलावा फार्मा से सन फार्मा और सिप्ला, ये 2 ऐसे नाम हैं जो कि खरीदारी दे रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे सेलेक्टिव स्टॉक है जहां पे जरूर खरीदारी देखने को मिले, लेकिन क्लियर कट मार्केट में जो तेजी आई है उसमें बैंकिंग की तरफ से एक अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। राजेश, एक राय तो आपकी बाजार को लेकर चाहेंगे, जिस तरह की बाइंग आ रही है और स्पेशली बैंकिंग पार्टिसिपेट कर रहा है उसको लेकर, और दूसरा इनका सवाल नाहर स्पिनिंग पर था, उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए सुमित, एक एक करके लिए तो पहले जहाँ तक बाज़ार का सवाल है, तकनीकी नज़रिए से अगर आप देखें तो 7800 और 4250 का एक दायरा बना हुआ है
और जब तक इस दायरे से बाहर नहीं निकलता है कोई भी ट्रेंड डिसाइड करना मुश्किल है। लेकिन फंडामेंटली मैं कहूँगा कि जिस तरह की मार पड़ी है डीमोनेटाइजेशन होने के बाद, बहुत से स्टॉक्स में हमने 20-30% तक का कट देखा है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। बहुत जगह फंडामेंटल्स बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं। जो स्टॉक कल अपने लोग सोच रहे थे कि अगर थोड़ा नीचे आएंगे तो लेंगे, तो वो नीचे लेने का वक्त आ चुका है। ये हो सकता है कि जिस दिन नतीजे आए उस दिन 2-3% का 5% की स्विंग देखने को मिले बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक। बट अगर आप 2 या 3 क्वार्टर्स का नज़रिया रखते हैं, बिल्कुल ख़रीदारी करनी चाहिए, क्योंकि जो भी नेगेटिव्स हैं ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। और ये डीमोनेटाइजेशन का जो लंबी अवधि का इफेक्ट है वो आपको स्टॉक मार्केट में आने वाले साल भर में ज़रूर देखने को मिलेगा। अब आते हैं इनके स्टॉक पे। कौन सा स्टॉक था सर इनका? नाहर स्पिनिंग। नाहर स्पिनिंग टेक्सटाइल क्षेत्र की एक बहुत ही उम्दा कंपनी है। वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो पीयर ग्रुप से बहुत सस्ती पड़ती है। लुधियाना बेस्ड ये कंपनी अपने आप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी है। मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल ख़रीदारी करनी चाहिए, न केवल बने रहने चाहिए बल्कि नई खरीदारी भी की जा सकती है। 140-145 के टारगेट इसमें बनते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों की तरफ भी ध्यान दे देते हैं। एक और हमारे साथ कॉलर मौजूद भी हैं। रतलाम से संजीव ने हमें कॉल किया है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार संजीव जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। 94 के रेट में वर्धमान पॉली के 600 शेयर हैं मेरे पास। ओके, और 2 महीने तक और होल्डिंग रख सकते हैं। आपने कब खरीदे थे ये? करीब 2 महीने। ठीक है, कुछ नुकसान में तो अभी हैं आप, आपको रणनीति आपकी बता देते हैं एक्सपर्ट से पूछकर। इम्तियाज जी, वर्धमान पॉली एक और टेक्सटाइल क्षेत्र की कंपनी है जहां पर कुछ नुकसान इनमें है। 94 के आसपास उन्होंने खरीदारी की है, फिलहाल 67 रुपीज़ के आसपास ये शेयर चल भी रहा है। क्या सलाह देंगे आप इनको? साक्षी जी, थोड़ा माफी चाहूंगा, यहाँ पे स्टॉक्स के ऊपर मैं रिकमेंडेशन नहीं दे पाऊंगा जी। बेटर है कि राजेश जी से आप इसका फंडामेंटल चेक लीजिए। राजेश जी, नाहर स्पिनिंग में आपने राय दी, उसके अलावा वर्धमान पॉली पर आपकी क्या राय होगी? देखिए साक्षी सर, टेक्सटाइल क्षेत्र में हमारा थोड़ा सा पॉजिटिव नज़रिया है, लेकिन बावजूद उसके वर्धमान पॉली में मुझे लगता है कि अच्छा रन अप ऑलरेडी हो चुका है स्टॉक में। इनकी खरीदारी बहुत ऊंचे की हो गई है, किसी भी उछाल में निकल जाने की सलाह रहेगी। इसी क्षेत्र की दूसरी कंपनी एक वर्धमान स्पिनिंग है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ है, बहुत ही उम्दा मैनेजमेंट है, वहाँ स्विच कर लें। मुझे लगता है कि आपका जो भी नुकसान है वहाँ भरपाई हो सकती है।